कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बाण भैया ने चतुरुबाई की ओर से और वीरेंद्र भाई की तरफ से राम राम। वीरेंद्र भाई जी चतुरु भाई, आज तो आप कुछ सवाल सा लेकर आए। हाँ चतुरु भाई, बहुत बढ़िया करी बात आपने कि हम अपने कार्यक्रम में जो है अब किसान भाइयों की भी भागीदारी कर रहे हैं। वैसे तो है उनकी श्रोता के जरूरी रूप है, में जरूरी है, पर अब जो है वो हमारे साथ भी अपने जानकारी जो है साझा कर सकें। तो आज हम एक जो आज का कृषि प्रश्न रहेगा वो किसान भाई नोट कर लें, जिसका जवाब उनको हमें जो है 6:45 तक अपना SMS करना है। कौन से नंबर पे? वो नंबर भी बताएंगे, वो नंबर भी बताएंगे। पहले सवाल नोट करें। और चतुरु भाई, सवाल है हमारा कि NDRI यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र हरियाणा में किस जिले में स्थित है? और इसका जवाब जो फोन नंबर रहेगा भाई नोट कर लें, 9416021336। 9416021336 पे 6:45 तक आप हमने ये जो प्रश्न हमने पूछा है इसका उत्तर इस नंबर पे SMS के जरिए भेज दें। उसमें भाई जो है अपना सही जवाब टाइप करें और अपना नाम और गांव का स्थान का नाम है, जो हम 2 सही उत्तर जो हैं वो किसान भाइयों के हम इसमें शामिल करेंगे। तो चतुरु भाई, आज तो आप बहुत कुछ जानकारी लेकर आ रहे हैं। हाँ, और आपने पता है कि आजकल में जो है बजट भी जो हमारा आने वाले साल का जो है लेखा जोखा तैयार करेंगे। जरूरी है, क्योंकि बजट में भागीदारी जो किसान भाई है उनकी भी होनी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं। तो फिर सुनवा दो, फिर सुनवाओ जरूर। धर्मवीर भाई, खेती से बड़ी क्या है? हाँ, धर्मवीर भाई जो है बात कर रहे हैं डॉक्टर सरिता से। बजट 2023-24 कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं, इस विषय में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर श्रीमती सरिता रानी। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ के रूप में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि 2023-24 का जो बजट है वो पेश किया जा चुका है जी, तो इस बारे में आप जानकारी दें। जी, जैसा आपने बताया कि अभी वित्त वर्ष 2023-24 का जो बजट है वो पेश किया गया है 1 फरवरी को जी। तो इसमें अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। तो हमारे जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ये बजट पेश किया और उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। तो उसके बारे में हम संक्षेप में बताना चाहेंगे, जिससे किसान भाइयों को थोड़ा समझ में आए कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इस बजट में सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली है समग्र विकास। तो यह विकास जो है वो किसान, महिलाएं, OBC, SC, ST, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कहते हुए अपना बजट पेश किया है। बहुत अच्छा। तो इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए, कि लाभ सब तक पहुंचे बजट से। जी, तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो कृषि क्षेत्र है के बारे में हम विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, तो किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो भी घोषणाएं वो किसान भाइयों से संबंधित हैं, तो उसमें जो सबसे पहली घोषणा मैं बताना चाहूंगी वो है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे KCC भी बोलते हैं जी। तो केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में किसानों की सहूलियत के लिए जो ऋण होता है उसका दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक
किसानों को क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है, लोन का लक्ष्य रखा गया है। लाखों किसानों को फायदा होगा और ये सभी किसानों के लिए है। जैसे अलग अलग बैंकों में अलग अलग किसान क्रेडिट कार्ड हैं, किसान भाई जहां उनका खाता है वहां जाके अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के और ऋण की सुविधा ले सकते हैं। जो मूल उद्देश्य है किसान क्रेडिट कार्ड का कि किसान भाइयों को एक सुविधा प्रदान की जाए कि कम ब्याज पे उनको रुपया उपलब्ध हो, जिससे वो अपने खेतीबाड़ी के कामों में उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। इसमें जैसे बैंक के थ्रू अलग अलग वो होता है कि जैसे आपने लिया तो जब आपको फसल उगानी है उस टाइम पे सीजन के समय किसान भाई ने जाके अपना क्रेडिट कार्ड के माध्यम से राशि निकाली और उसके एक समय अवधि होती है कि 6 महीने बाद उसको वापस जमा करके, और जो ब्याज बनता है क्योंकि इसमें काफी कम ब्याज की दर होती है, इसमें सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, तो किसान भाई वो अपना पैसा जमा करके ब्याज की रकम भी जमा करके और फिर वापस उसको दोबारा निकलवा सकते हैं। अगला जो सीजन होगा उसके लिए फिर से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा ब्याज दर से जो पैसा उठाने की उनकी समस्या आती है, उस समस्या के हल के लिए काफी हद तक मदद मिलती है इससे। यानी कि किसान के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि किसान भाई को अगर मदद मिले तो सरकारी तौर पे मदद मिल जाए और कम ब्याज पे मिल जाए। बिल्कुल। इसके अलावा किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, एक घोषणा ये भी हुई है जी। इसमें क्या होगा कि इसमें किसानों को उनकी जरूरत से जुड़ी हुई जितनी भी छोटी बड़ी जानकारियां हैं वो उपलब्ध की जाएंगी एक ही पोर्टल से। तो ये इस तरह से है कि चाहे किसान भाइयों को अपने जो इनपुट है जैसे बीज है, खाद है, दवाएं हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए हो, या बीमा से संबंधित हो, या कर्ज से संबंधित हो, या मार्केट से संबंधित हो कि उनको अपना कहाँ पे अपना वो जो फसल है उसको बेच सकते हैं, कहाँ से जो शुरू में बीज या और प्लांटिंग मटेरियल होता है उसको खरीद सकते हैं, तो उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो किसान भाइयों को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। तो इसके अलावा और क्या घोषणा हुई डॉक्टर साहब? इसके अलावा जो अगली घोषणा हुई है वो है एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने की। तो केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने के लिए ध्यान दिया है। जो कृषि के लिए स्टार्टअप होते हैं उनके लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। कृषि निधि का नाम दिया गया है जी। इससे कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है डॉक्टर साहब कि जो कृषि के जो उत्पाद हैं उसके लिए किसान भाई भी अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और उसके लिए सरकार मदद के लिए तैयार खड़ी है। हाँ जी। इसके बाद अगली जो घोषणा है वो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के बारे में है। जैसे हम सब जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जा रहा है। इसमें इसका मतलब ये है कि इस साल में मोटे अनाजों को उगाने और उनके इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे यहाँ भी तरह तरह के जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि जागरूकता कार्यक्रम कैसे हो, कैसे किसानों को जागरूक किया जाए। मोटे अनाज जो हैं उसमें जैसे मेनली हमारे आते हैं बाजरा है, ज्वार है, रागी है, और ये अलग अलग तरह के छोटे और बड़े मिलेट्स जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो अपने मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, ये पहले हमारे कई सालों पहले तक बहुत अच्छे से उगाए भी जाते थे और प्रयोग भी किए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जब हरित क्रांति आई तो उस समय गेहूं और धान की फसलों के उगाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, उनसे संबंधित वैरायटियां भी। वो अपने आप में अच्छी चीज भी रही क्योंकि हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसके कारण मोटे अनाजों की तरफ से लोगों का ध्यान जो है वो कम हो गया है, आकर्षण कम हो गया। परंतु मोटे अनाज इतने अच्छे हैं, इतनी अधिक गुणवत्ता से भरपूर हैं, तो इसलिए आज के समय की ये जरूरत बन गई है। श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है मोटे अनाजों को जो बढ़ावा देने की योजना है। तो इसमें देश भर में मोटे अनाजों के उत्पादन और उनकी खपत को बढ़ावा देने के बारे में कार्य किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज उगाए जा सके। पहले मोटे अनाज जो होते थे इनको गरीबों का खाना कहा जाता था, परंतु अब स्वास्थ्य के हिसाब से और देखते हुए मोटे अनाजों की जो गुणवत्ता है, उनकी इम्पोर्टेंस है, उनको देखते हुए आज ये सिर्फ गरीब की नहीं अमीरों की भी जरूरत बन गई है। बहुत अच्छा। अगला जो बिंदु है वो मछली पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन भी जिसे हम बोल देते हैं। तो केंद्र सरकार ने मछली संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला किया। तो इसके जरिए जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं, उनके संबंधित ये योजना है, घोषणा की गई है कि इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर की, उनके भी तो क्योंकि
जीवन का बीमा होना चाहिए ना, उस हिसाब से बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका जो उद्देश्य है इस योजना का, उसमें ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है। तो इसमें तो डॉक्टर साहब जो ये मछली पालन का काम जो भाई कर रहे हैं गांव में जी, उनको भी इस योजना से फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। इससे जो अगला बिंदु है वो बागवानी के क्षेत्र में है, बागवानी, क्योंकि बागवानी भी कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत किसान भाइयों को जो बागवानी के उत्पादन के लिए बीमारियों से मुक्त बीज या पौधे वो किस तरह से मिलेंगे, उन चीजों को ध्यान में रख के ये बजट की घोषणा की गई है। यानी कि बागवानी से संबंधित जो भी काम होगा इस बजट के जरिए उन बागवान भाइयों की भी मदद करने की योजना सरकार ने बनाई है। जी। तो जो मटेरियल होता है, प्लांटिंग मटेरियल या जो हम पौध बोलते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की कैसे मिल पाए, अच्छी गुणवत्ता की किसान भाइयों को कैसे मिल पाए, वो इसके अंतर्गत आए। इससे अगली जो घोषणा की गई है वो है सहकारी समितियों, प्राथमिक मछली समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करना। जी। इसके अंतर्गत 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। यानी कि जो सारा काम जो है वो कंप्यूटर के जरिए होगा। बिल्कुल। जी। तो इसके लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी जो उपज है उसको स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किसान भाइयों को ये पता लगेगा कि किस जगह पे कहाँ बेहतर मूल्य मिल पाएगा उनकी उपज का, तो वो उसके हिसाब से अपना देख के और आगे आमदनी के हिसाब से देख सकते हैं कि हम कहाँ बेचें, कहाँ क्या सही रहेगा, उस चीज का अपना निर्णय ले सकते हैं। सरकार जो है अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी, ताकि जो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं उन तक भी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे घोषणा की गई है, वो है प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद करना। तो अब जैसे आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती है आज के समय की हमारी मांग बनी हुई है, क्योंकि पहले हमारे जो भारतवर्ष में पहले खेती की जाती थी वो प्राकृतिक तरीके से ही की जाती थी, पर बीच में हम सब रसायनों का इतना प्रयोग करने लग गए कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम चीजों को भूलने लग गए हैं। पर आजकल हम जो देख रहे हैं हर चीज में इतने केमिकल डल रहे हैं, इतनी दवाइयां डल रही हैं, तो वो कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वो जहर हमारे खाने में जा रहा है और वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना दवाइयों के प्रयोग के प्राकृतिक तरीकों से खेती की जाती है, फसल का उत्पादन किया जाता है, इसमें कोई दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके लिए जैसे जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, इन चीजों को बना के और खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की जो खेती है उसमें जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं तो जैविक कार्बन को जो बढ़ाते हैं, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना होता है। ये जो जीवाणु है वो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं, पौधों का विकास अच्छा होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है, रसायन मुक्त उत्पाद हमें मिलेंगे। तो सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया करवाने की घोषणा की है। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने की इस बजट में घोषणा की गई है, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टर सरिता रानी जी, आपने बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उन सब पे जो जानकारी दी है, इस जानकारी से किसान भाइयों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी और उनको पता चलेगा कि इस बजट में सरकार किसान भाइयों के लिए कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों पर कैसे खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है जी। और इस जानकारी से किसान भाइयों को फायदा भी होगा। बिल्कुल। तो आपने ये सब जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चतुर भाई। जी ये वीरेंद्र तो भाई, बहुत बढ़िया जानकारी बजट पे जो है धर्मवीर भाई ने दी और डॉक्टर सरिता रानी ने कि किस तरह से किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से फ़ायदा उठा सके हैं और सरकार जो है उनके हित के लिए जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम बिल्कुल, यह तो बात बिल्कुल सही कही
वीरेंद्र भाई कि किसान भाई का भी जो है इसमें भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है और उन्हें पता लगना चाहिए कि भाई किस तरह से जो बजट जो है वो कृषि के लिए कितना फायदेमंद है। बिल्कुल सही और कह रहे अब जो है मनोरंजन की बारी है। जी हाँ। लो फिर सुनते हैं ये लोकगीत। सुनो। वीरेंद्र भाई। जी चतुर भाई, ये तो आपने सुना है लोकगीत वैशांजलि और सखियों की आवाज में। और अनिल भाई, जब लोकगीत आपने इतना बढ़िया सुनाया तो मौसम कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? उतार चढ़ाव क्या रहेंगे? इसके बारे में भी जानकारी ले लें। बिल्कुल। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता
86 और 30% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 6 फरवरी तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। वीरेंद्र भाई जी चतुर भाई, वो जो हमने सवाल पूछा था, बोला क्या सवाल पूछा था हमने? भाई NDRI हरियाणा में कहाँ है? कहाँ है, यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ है? हाँ, तो और इसका भाइयों ने जो है उत्तर भी भेजे हमें हैं। मिल गया। और जो सही उत्तर है वो हमारे को भेजा है सतपाल पंजेटा, गांव हिरण छापर, यमुनानगर से। तो इनको शुभकामनाएं सही उत्तर के लिए। बिल्कुल। और उम्मीद है कि और किसान भाई भी जो है हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आगामी कार्यक्रम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें भी जो है इसी तरह से अपनी भागीदारी देते रहेंगे। तो चतुर भाई, एक बात कर लें कल के कृषि कार्यक्रम की। कल का कार्यक्रम जरूर बताओ। तो कल को जो हमारे कृषि कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा वो होगा मत्स्य संपदा योजना, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा बसंतकालीन मक्का की बिजाई। और जानकारी भी देंगे चतुर भाई प्राकृतिक खेती पे कि प्राकृतिक खेती शुरू कैसे करें जी, इस बारे में। वीरेंद्र भाई ये थोड़ा चर्चा क्या पकड़ हुए? हाँ अनिल भाई और चतुर भाई, जो सही बात देखी जा कि जो चर्चा करनी है वो हम कर सके हैं कि एक बहुत ही बढ़िया विषय चल रहा है। और वो विषय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष सन 2023। और इसमें तो जिक्र भी करा है वीरेंद्र भाई उसका बजट में भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस पे जैसे सर्द ऋतु का उपयोगी आहार माना जाए है बाजरा। तो आप जाना है कि बाजरा जो है बहुत ही पौष्टिक आहार है, प्रोटीन है, फाइबर है, कई तरह से पौष्टिकता से भरपूर है। डटो इबे ज्यादा गया नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2-4 बार और खिचड़ी जो है वो रंधेगी। हाँ रंधेगी कई बार। और खिचड़ी बना के खा रहे हैं, रोटी बना के खा रहे हैं और खीर भी बना रहे हैं तो बिल्कुल। और कई पकवान है जिस तरह पिनिया बने नहीं जाड्या में। और ये तो बाजरे के भी में लड्डू और पिन्नी बनने लगे। कोई चला गया किसी के घर में कुछ बात याद आएगी नुका वो भाई थरक के बना रखा, बोला दादा हलवा भी है और खीर भी है। अच्छा। उन्हें ठाका, बोला दादा पहला खीर खाओगा का हलवा? बोला थरा एक के कटोरी है। बात सही कह रहे हैं भाई। बोला हलवा भी खाऊंगा और खीर भी खाऊंगा। तो भाई बात आप कर रहे हैं भाई, खिचड़ी भी खाओगे, खीर भी खाओगे और पिनिया भी बाद में खाओगे अगर बाजरे की। तो देखो कितना पौष्टिक आहार है। तो इसको हमने अपने दैनिक आहार जो है, आहार का जो हिस्सा है वो बनाना चाहिए और इस पौष्टिकता का लाभ उठाना चाहिए। और इसी तरह से चतुर भाई एक और जानकारी है और वो है किसान कॉल सेंटर का नंबर। इसका नंबर बताओ पर। यो है 1551 या दूसरे शब्दों में हम कहते 1551। और भाई जो भी भाई जो है अपना सवाल जवाब जो है पूछना चाहिए, कोई जानकारी कृषि संबंधित लेना चाह रहे हैं तो किसान कॉल सेंटर से जुड़ के 1551 नंबर से जानकारी ले सके हैं। और अब आज के एक अहम विषय पे भी हम चर्चा करेंगे चतुर भाई, वो है फल और सब्जियों के तुड़ाई के समय और बाद में रखरखाव। देखो सब्जी पूरी आ रही है बाजार में, बिल्कुल आ रही है। खेतों में भी जिन भाइयों ने लगा रखी है अच्छी चल रही है। बिल्कुल सही। तो अब ये हो जाए कई बार तोड़ में तोड़ के ले जाए बाजार में तो वह बंगी टेडी भी टूट जाए। हाँ बंगी टेडी या फिर कच्चे पक्के भी टूट जाए। बिल्कुल। और पत्ता समेत जड़ रहे हैं। हाँ, या फिर जो मूड़ी जड़ते पड़ रहे हैं तो आधी हाथ हमारी यार आधी तले रहेगी। तो जैसी आई वैसी पिचाई। नहीं ऐसा करेंगे तो चतुर भाई उसमें भाव जो है वो कम मिलेगा। तो सही भाव लेना है तो फलों की सब्जियों की तुड़ाई जो है वो सही तरीके से करनी पड़ेगी जिससे कि उनका सही रंग, स्वाद, महक, आकार
वो सारे सुरक्षित रहें। और वो जब सुरक्षित रहेंगे, अच्छी तरीके से बाजार में ले जाएंगे, तो उनको पैकिंग भी अच्छे तरीके से करेंगे, धो के पूंज के, तो उसी तरह से उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले जाएंगे। अब मान लो टमाटर की मिसाल ले लें, तोड़ लिए, ज़्यादा पके पके टमाटर तोड़ेंगे, अगर ना भी ये तो लाल नहीं होए बाल, पिलपले हो जाएंगे, पिलपले हो जाएंगे, तो थोड़े थोड़े से हरेपन पर थोड़ा और दूर जाओगे इतना में रंग बदल जाएंगे, अपना सही रह जाएंगे। इसी तरह से जो और सब्जियां आ जाए, गोभी है, जो फूल की उसकी खूबसूरती है, चाहे वो पत्ता गोभी है, चाहे फूल गोभी है, चाहे गांठ गोभी है, और जो नीचे से मोटे मोटे डंठल उसके लगा देंगे, गिरली जड़ते पाड़ करके लिए भेज दो तो कोई फायदा, तो उसको नीचे से उचित दूरी से उसको कटाई करें, एक तेज हथियार चाकू वगैरह है उससे कटाई करें, बिल्कुल जो आ जाएगा तो सही कटेगा और सही उसमें उसको बाजार में ले जा सकेंगे। जैसा हम जिक्र कर रहे थे, मूली है, गाजर है, धो के अच्छे तरह से उसको लेकर जाएं और साफ पानी में धोगा, ये नहीं गंदे पानी में धोना। और इसी तरह से जो हमारी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, छोटी गुच्छी बनाओ, क्योंकि आजकल आप जाना है कि छोटे छोटे परिवार हो रहे, तो जितनी जरूरत है वो छोटा भी अच्छा। नहीं कि भाई 2 किलो की बांध दिया, ले जाओ जी, वो ले जाएगा किस तरह, उसकी जरूरत तो है आधा किलो की। हम भी कहते हैं, बोला कई बार हमने भी ऐसा फेंट जाए, बोला ले जाओ जी, महा क्यों पड़ोसियां का खुआनी है। सही कह रहे हैं भाई, जितनी आवश्यकता है उतनी ही चाहिए, नहीं तो देवांगे, उतनी तो दें। इसी तरह तू अपैया दे दे तो बतेरा दो जी खानी है, बालक नहीं खाते आजकल, उन चाउमीन बर्गर तो फुर्सत नहीं, जबकि खानी चाहिए ये, बिल्कुल। पत्तेदार सब्जियां तो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक हैं। और इसी तरह से धनिया है, उसकी गुच्छी बनाई जा सके अच्छे से, उसको बाजार में ले जा सके हैं। इसी तरह से जो फल आ रहे हैं, जिस तरह आंवला है, पपीता है, अच्छे से तरह से उसको लपेट कर ले जा, थोड़े हरेपन पे ले जा, जब तक बाजार तुम्हें पहुंचेगा वो अच्छा पक जाएगा उसमें। वीरेंद्र भाई, ये तो है ना, एक वो कहा है ना, चीज पेश करने की तरकीब, ये आपने बिल्कुल सही किया, प्रस्तुति। जब चीज ना आप अच्छी डाल से उसका जो उन लपेट के, चाहे उस पर मतलब रंगीन सा कागज सा लगा, वो तो अब अपने एक प्रस्तुति है, बेचने का स्टाइल है। आपने देखा होगा बाजार में भी जाओ, सब्जियां रखी हैं, एक तो ढेर लाए पड़े है, और एक ने बिल्कुल अच्छे से लगा रखी है, कैरेट में लगा रखी है, पूरा पानी छिड़क रखा है उसके ऊपर, और अच्छे उसके ऊपर रेट भी लगा रखे हैं, तो देखो उसकी तरफ अपने आप आकर्षित हो है ग्राहक। तो यही जो है, किसान भाइयों को भी जो है सचेत रहना पड़ेगा कि चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, और तोड़ने के बाद उनके एक आकार के अलग रखें, छोटे अलग, बड़े अलग, मीडियम अलग, उसी अनुसार उनको टोकरी में रखें, उसी अनुसार उनको बाजार में ले जाएंगे, उसी अनुसार उनका भाव उनको मिलेगा। और वीरेंद्र भाई, आलू की अगर बात करें तो भाई, आलू अगर आप लेकर जा रहे हो तो उसी तरह से उनका वर्गीकरण भी करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। और भाई एक काम और करना है वीरेंद्र भाई जो है सुन रहे हैं कार्यक्रम, भाई माटी जो है वो ज्यादा आलू पर ना लगी हुई हो, थोड़ा साफ हो, बढ़िया आलू हो, तो वो जो खरीदार भी है वो भी उसकी तरफ खिंचा चला हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी तरह से कई फल हैं, न्यू नहीं है, हमने तोड़ कर रख लिया, भाई वो बाजार तक जाते हो टमाटर की तरफ पक जाएगा। अब अमरूद है, वो पौधे पे जो है जैसा पक जाएगा ना, वैसे ही बाजार में जाएगा और उसी तरह से भाव ले आएगा। बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम लेकर चलेंगे तो बेहतर जो है भाव फल और सब्जियों से, और उनका रख रखाव भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे किसान भाई, और ज़्यादा फायदा ले लेंगे। और वीरेंद्र भाई, घड़ी जो है ये भी इशारा कर रही है कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाते जी। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस। तो वीरेंद्र भाई जी, चतुर भाई, भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।